एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है। एक बच्चा है जो किसी डॉक्टर को देखता है और भयभीत हो जाता है, यानी कि डरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। तो डॉक्टर ने उसे पहला उसको डॉक्टर ने क्या दिया था, इंजेक्शन लगाया था, तो इसलिए उस अनुभव के आधार पर बच्चा भयभीत हो रहा है। तो ऑप्शन ए प्राचीन अनुबंधन के कारण, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत के कारण, ऑप्शन सी प्रयास व त्रुटि का, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब बच्चा गलती थोड़ा कर रहा है कि इसमें प्रयास त्रुटि तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे ने कौन सी कोई बार बार प्रयास कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, ना ही पुनर्बलन दिया जा रहा है बच्चे को, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी नहीं होगा। तो कोई नहीं तो इसमें होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो पावलाव ने दिया था। इसे कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्रिया की सफलता से संतोष व असंतोष से, क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से अंतोष यानी कि असंतोष होता है। सफलता मिल जाएगी तो संतोष और असफलता मिल जाएगी तो असंतोष। थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी आंशिक क्रिया। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें, जब सफलता मिल रही है बच्चे को तो संतोष की प्राप्ति हो रही है, असफलता मिल रही है तो असंतोष की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो कहलाएगा वो प्रभाव, क्योंकि बच्चे पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो जो बैठक व्यवस्था हो वो कैसी हो? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप हो, ऑप्शन बी रोज एक जैसी होनी चाहिए, ऑप्शन सी एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, ऑप्शन डी इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी हो, तो कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। जो गतिविधियां कराई जा रही हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। तो मेरी जो चाबियां थी वो टेलीफोन के पास में खूंटी थी उस पर टांगता था। तो अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है। अब मैंने उन चाबियों को रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। उक्त उदाहरण किसका है? यानी कि जब जगह बदल रही फिर भी बच्चा वहां पर क्यों जा रहा है? ऑप्शन ए अनुबंधन के कारण, ऑप्शन बी प्रयत्न व भूल के कारण, ऑप्शन सी उसकी लापरवाही है, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा के कारण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो उस बच्चे ने ना तो प्रयत्न कर रहा है, ना भूल के कारण, ना लापरवाही के कारण, मोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे ने उसका अनुबंधन बना लिया है। तो अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अनुबंधन के कारण। आइए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो निम्न में से कौन सा निहितार्थ है जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उससे नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन ए खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन बी बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है। तो किससे अधिक नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना, ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, ऑप्शन डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो वो ना तो बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर बल देता सतत और व्यापक, न सीखने को व्यापक स्किल को निरंतर, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको व्यापक ही बनाया जाए, न शिक्षण की परीक्षाओं के साथ सामंजस्य बनाना है, बल्कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मनोवृत्ति का विशिष्ट है, यानी कि मनोवृत्ति का विशिष्ट क्या है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, ऑप्शन बी स्थायित्व होती हैं, ऑप्शन सी व्यवहार की दिशा प्रदान करती हैं,
ऑप्शन डी सभी। तो मनोवृत्ति का विशिष्ट क्या है? तो मनोवृत्ति की अगर हम बात करें, ये जन्मजात नहीं होती हैं मनोवृत्तियां, ना ही स्थायित्व होता है। स्थायित्व होता है इसके अंदर, व्यवहार की दिशा प्रदान करती है, हाँ करती हैं, स्थायित्व भी होता है, लेकिन ये जन्मजात नहीं होती। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का बच्चा बा को का या का को बा लिखे या पढ़े तो कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी फादलेरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी है? तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर इसकी जगह दे दे बच्चा कि भैया सा को बच्चा बाज पड़ता है, सा को बच्चा बाज पड़ता है, राम को बच्चा मरा पड़ता है, तो ये कौन सी बीमारी है? तो ये क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर की हम बात करें कि कौन सा गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो नियमित जीवन, ये अच्छी बात है। संवेगात्मक परिपक्वता, ये स्वास्थ्य के अच्छे गुण हैं। आत्मविश्वास सहनशीलता, ये भी गुण है। वास्तविकता की स्वीकृति, हाँ ये भी गुण है। लेकिन बहुत विनीत स्वयं में सीमित होना, तो ये अच्छे मानसिक के, क्योंकि बच्चा स्वयं में सीमित हो रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत पड़ गई है। तो एक कॉलेज जाने वाली लड़की है, उसको फर्श पर कोट फेंकने की आदत पड़ गई है। तो लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ। लड़की की माँ कहती है कि आप कमरे से बाहर जाओ और खूंटी यानी कि कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम है, ऑप्शन बी उद्दीपक अनुक्रिय अधिगम है, ऑप्शन सी प्रत्यय अधिगम है, ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें ना तो उद्दीपक अनुक्रिया की कोई बात हो रही है, न प्रत्यय अधिगम है, ना ही ये सभी, तो होगा नहीं। क्या करना चाह रही है? तो ये श्रृंखलागत अधिगम कहलाएगा, क्योंकि उसने क्या श्रृंखला की, जैसे उसने कहा उसकी माँ ने, उसने वैसे किया, तो ये क्या कहलाया? ये श्रृंखलागत अधिगम कहलाया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो एक शिशु है, उसके अधिगम को सहायता किससे नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अनुकरण करने से, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा से, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता, ऑप्शन डी पुरस्कार से। तो बताएं किससे सहायता नहीं मिलती है? तो हम बात करें, अनुकरण से मिलती है मदद, अभिप्रेरणा से मिलती है, पुरस्कार से मिलती है, लेकिन स्कूल के बस्ता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिशु कहाँ पर है? शिशु जो है वो घर पर है, छोटे बच्चे की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। तो स्व केंद्रित अवस्था कौन सी है बालक के लिए? ऑप्शन ए जन्म से 9 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, और ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, और ऑप्शन डी किशोर अवस्था में। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, स्व केंद्रित जो अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष की आयु मानी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत ऊर्जावान व विध्वंसक होना, ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो अधिगम निर्योग्यता की हम बात करें कि बच्चा अवधान संबंधी जो ज्ञान संबंधी क्या है बाधा में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो भागने की बात है, न ही अशांत होने की है, न अभिप्रेरणा का अभाव है, बल्कि अवधान संबंधी बाधा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो इसे कहा जाता है। कोई बच्चा है तो वस्तुओं या घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, आरंभ करता है, शुरू करता है, तो क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन ए संवेदन पूर्ण अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था।
तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चा तार्किक रूप से सोचने की शुरुआत करे तो वो किस अवस्था के अंदर होता है, तो जीन पियाजे की वो अवस्था है भैया, वो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि मूर्त क्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। तो सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है किससे? सक्रिय अनुक्रिया की बात हो रही है। ऑप्शन ए उद्दीपक उद्दीपक, ऑप्शन बी अनुक्रिया उद्दीपक, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया, ऑप्शन डी अनुक्रिया अनुक्रिया। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, सक्रिय अनुक्रिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनुक्रिया और उद्दीपक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अनुक्रिया यानी कि उद्दीपक, स्टिमुलस और आरएस। अब आरएस थ्योरी किसने दी थी? एसआर की बात करें, एसआर थ्योरी किसने दी थी भैया? एसआर। तो एसआर कौन हो जाएंगे भैया? अगर हम आरएस थ्योरी की बात करें, आर किस में आया था? ये स्किनर हो जाएंगे आरएस थ्योरी। और एसआर कौन हो जाएंगे भैया? थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। यानी कि सर ने लगाई, सर के बालों में लगाई किया डाई, तो सर से हो जाएंगे एसआर और डाई से हो जाएंगे थॉर्नडाइक। अब आर से हो जाएंगे कौन भैया? स्किनर। तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत से संबंध रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलाव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा दी है। तो थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलाव, स्किनर ये किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए व्यवहार के आधार पर परिभाषा दी है, ऑप्शन बी दार्शनिकता के आधार पर परिभाषा दी है इन्होंने, ऑप्शन सी ज्योतिष के आधार पर दी है, ऑप्शन डी कार्यात्मकता के आधार पर दी है। तो ना तो कार्यात्मकता के आधार पर दी है, ये ज्योतिष का तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही दार्शनिक। दार्शनिक तो कौन है? रूसो साहब है। तो ये जो है थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलाव, स्किनर, ये व्यवहार के आधार पर इन्होंने दिया है अपनी परिभाषाएं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्योंकि ये व्यवहारवादी हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, यानी कि उसमें अब क्या आ गई है? थोड़ी सी स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी विषय को अस्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन इनकी स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। क्योंकि बच्चा पहले तो सही पढ़ रहा था, भली प्रकार सीख रहा था, अब उसमें कुछ भली क्या आ गई है? कमी आ गई है, स्थिरता आ गई है, तो क्या करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है निम्न में से क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। तो क्रिया प्रसूत की बात करें, ये सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। तो क्या नहीं है उनके सिद्धांत के आधार पर? ऑप्शन ए कांटा लगने पर पैर हटाना, ऑप्शन बी हाथ पैरों का चलाना, ऑप्शन सी भोजन करना, ऑप्शन डी खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना ये क्रिया प्रसूत अधिगम का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही बात है। भोजन करना ये भी सही बात है, हाथ पैरों को चलाना ये भी सही है, लेकिन कांटा लगने पर पैर का हटाना ये क्रिया प्रसूत व्यवहार पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए निर्भरता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रमुख विशेषता है भाई कौन सी? सामूहिकता की भावना, क्योंकि बच्चों में समूह की भावना विकसित हो जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो मानव जाति के वे कौन से निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी आनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन सी आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति के निर्धारक तत्वों की बात करें तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया होते हैं निर्धारक तत्व। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि अकेला पर्यावरण भी नहीं कुछ कर सकता, ना ही आनुवंशिकता, दोनों की जो अंतःक्रिया होती है वही इसके निर्धारक तत्व कहलाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया? तो सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया था? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी
क्रो और ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो सूझ का सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो सूझ के सिद्धांत की बात करें तो सूझ के बारे में अचानक बच्चे के अंदर सूझ आती है तो ये किसने बताई थी भैया? तो ये कोहलर साहब ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर साहब ने। सूझ का सिद्धांत किसने? कोहलर साहब ने। ये कह रहे हैं कभी कला संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया था? तो इसे बताया था भैया क्रो ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला है बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आचरण विकृति, ऑप्शन बी अति क्रियाशीलता, ऑप्शन सी ए दोनों यानी कि पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से क्या होता है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आचरण की विकृति होती है, यानी कि आचरण क्या है? बार बार आचरण क्या होंगे? कम होते जाएंगे, यानी कि उनका क्षीण होते चले जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। वह मानना है किसका? ऑप्शन ए बिटी ने कहा था ये बात, ऑप्शन बी नन का कहना है, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी बिलिफ ने। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो कथन है वो बिटी साहब का है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन ए बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ऑप्शन बी लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ऑप्शन सी लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, ऑप्शन डी बालक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो बताएं व्यक्तिगत भिन्नता की जब बात हो रही है तो इसकी बात करें तो बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन किया जाना चाहिए। इनकी बुद्धि के आधार पर, ना तो लिंग से बुद्धि का कोई लेना देना, ना लिंग के आधार पर गृह कार्य देना, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग ये भी नहीं होगा, बल्कि बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना ये उपयुक्त विकल्प है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। तो अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कौन सी? ऑप्शन ए विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, ऑप्शन बी सामग्री बहुत रोचक होती है, ऑप्शन सी सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अभिक्रमित की बात करें तो विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है तो विद्यालय को कौन सा प्रशासन का, यानी कि विद्यालय का जो प्रशासन है उसको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए घर पर अनुकूल वातावरण देना। बच्चे को घर पर अनुकूल वातावरण देंगे भैया तो ये तो होगा नहीं कि बच्चे को घर पर घर से इनका भाई अध्यापक है विद्यालय का घर से क्या लेना देना है, तो उसको भी घर पर भी दिया जाए अनुकूलन वातावरण। ऑप्शन बी बच्चों के मित्रों पर नाराजगी रखना। बच्चों के जो मित्र हैं उन पर नाराजगी, भाई बच्चों के मित्रों से नाराजगी का क्या लेना देना है। ऑप्शन सी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, ऑप्शन डी शिक्षण की उपयुक्त विधियां। तो भाई स्वास्थ्य की बात चल रही है तो उपयुक्त विधियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ऑप्शन दो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन सी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऑप्शन चार पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें केवल की बात आए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात को विकार को दूर करते हैं। हाँ हो सकता है कि भाई अच्छी पौष्टिक आहार कर सकते हैं बच्चे को। सीखने और प्रदर्शन करने की
बच्चे की क्षमता जीनों से निर्धारित नहीं होती भैया, का कि पूरी तरह जीनों पर डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, यानी कि पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों के बारे में क्या है, प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो कौन सा है जो पियाजे के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन दो, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन चार, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कि बच्चे कौन सा इस सिद्धांत पर पियाजे पर आधारित नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात पियाजे साहब ने नहीं कही थी। ये बात जो कही थी स्किनर साहब ने कही थी, और एक हमारे महोदय जी हैं, कौन, अल्बर्ट बंडूरा साहब, इन्होंने इसे बताया था कि यानी कि निरंतर और अभ्यास की बात करें तो अभ्यास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने, लेकिन निरंतर अभ्यास की बात करें तो ये थॉर्नडाइक महोदय का कथन हो जाएगा। लेकिन पूछे भाई नकल करने की बात, क्योंकि बार बार इसी को रिपीटेशन करना है तो ये नकल कहलाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी विचारधारा है जो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था के अंदर नहीं आती है? ऑप्शन वन, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन दो, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन तीन, अहमन्यता। ऑप्शन चार, अनुत्क्रमणीयता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रतीकात्मक और विचार का विकास बच्चे के अंदर नहीं होता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा किन कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वन देखें, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दो, ये यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तीन देखें, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन चार देखें, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो बताएं इस क्वेश्चन की बात करें तो यह समय बिताने का यानी कि खेल जो है बच्चे में, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो कौन सा प्रश्न है जो बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? ऑप्शन दो, सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन चार, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? यदि आप बताएं क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, हाँ उल्लू, हाँ आप क्या कहेंगे, हाँ सही जवाब या ना, तो इसका तो सीमित हो जाएगा, गंभीर में चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। सही जवाब क्या है, तो हाँ या ना में होगा, तो इसमें भी बच्चा गंभीर नहीं होगा कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? कि हाँ सोच सकते हैं, तो हाँ में नाम है। लेकिन ये कह रहा है कि विभिन्न तरीके से हम किस प्रश्न को कैसे हल करें, तो इसमें बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा कि कोई एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, कोई सा भी तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि गंभीर बच्चा सोच रहा है गंभीर तरीके से। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निम्न में से कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन दो, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन तीन, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। ऑप्शन चार, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। तो प्रगतिशील शिक्षा की अगर हम बात करें, प्रगतिशील शिक्षा की, तो रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है इसमें कि भाई उनको समूह बनाए, उनको रैंकिंग दी जाए। तो व्यक्तिगत अधिगम और उन छात्रों को लेवल से ही कोई लेना देना नहीं, ही रैंकिंग से, बल्कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या एक जीवन है? ऑप्शन वन, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन दो, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन तीन, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे।
ऑप्शन 4, जीवन यानी कि जीवन सच्चा शिक्षक है। जीवन क्या है? सच्चा शिक्षक है। बताएं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो प्रगतिशील शिक्षा की अगर हम बात करें कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, यानी कि दुनिया के बारे में बच्चों को समझाएं पर्यावरण से जोड़ते हुए। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत है कि उनका जो योगदान है निम्न में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन 1, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग को समर्थन किया। ऑप्शन 2, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 3, ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन 4, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बताएं कोहलबर्ग के अनुसार क्या होगा? तो हम बात करें, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हाँ हो सकता है, दार्शनिक नहीं भैया, दार्शनिक तो रूसो साहब हो जाएंगे। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट हाँ करता है भाई, बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया होती हैं। नहीं भैया, इसमें कि विस्तृत बहुत लंबी लंबी नहीं, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग को समर्थन किया था कोहलबर्ग साहब ने। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन 1, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ऑप्शन 2, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन 4, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो बताएं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो हम बात करें, ये एक संदर्भ को क्या करता है? संदर्भित करता है, जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बच्चा इसमें स्वयं कर रहा है भैया, तो जब बच्चा स्वयं करेगा तो बच्चा क्रिएटिव ज्यादा रहेगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। ऑप्शन 1, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन 2, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 3, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन 4, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात करें, ये क्या करता है उभयलिंगी दोनों में? तो ये आमतौर पर यानी कि ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, यानी कि उभयलिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों का समायोजन होना। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करती हैं। इसमें से किसी एक को छोड़ करके वहां पर लिंग भूमिका नहीं दर्शाई जाती। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन 2 समाजीकरण, ऑप्शन 3 संस्कृति, ऑप्शन 4 ट्यूशन। तो बताएं किसमें बच्चे की लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, किसमें लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं? तो हम बात करें ट्यूशन के अंदर, बच्चे इनके ट्यूशन को छोड़कर, यानी कि मीडिया में भी होगी, समाजीकरण में भी, संस्कृति में भी, लेकिन ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि, तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है एक की। ऑप्शन 1, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ऑप्शन 2, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन 3, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन 4, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बताएं क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? तो हम बात करें आलोचनाओं में से यह है क्या है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए यह पक्षपाती है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ा जाता है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन 1, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 3, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन 4, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत?
तो बुद्धि की बात करें, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो बुद्धि तेजी से बढ़ाई जाएगी, ना पेपर पेंसिल, ना प्रभावी अध्ययन के द्वारा बढ़ाई जाएगी बुद्धि, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षक सीखने के लिए और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। 1, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 2, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 3, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन को आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन करता है वो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए, ना तो उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ना अंतराल पर कर रहे हैं, उसका अवधि अंतराल हो, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1, इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन 2, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन 3, ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन 4, ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कि उपलब्धि पर, यानी कि बच्चे के ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। अधिकार अधिनियम अनिवार्य कर दिया गया भारत की सरकार द्वारा। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बच्चे को धीमा और खराब बनाएगा बच्चे को, नहीं भैया। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में प्रतिभाशीलता की बात करें खालिस्तान के कारण हो सकती है। ऑप्शन 1, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया द्वारा। ऑप्शन 2, एक संसाधन समृद्ध वातावरण द्वारा। ऑप्शन 3, सफल माता पिता द्वारा। ऑप्शन 4, एक अनुशासित दिनचर्या द्वारा। तो बच्चों में जो प्रतिभाशीलता होती है वो किसके कारण हो सकती है। तो प्रतिभाशीलता की बात करें, आनुवंशिकता और वातावरण के जो बीच अन्योन्य क्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है, उसके द्वारा होती है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन 1, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन 2, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन 3, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। ऑप्शन 4, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन की बात करें हम तो हतोत्साहित करता है, ये ऐसा नहीं भाई, हतोत्साहित नहीं करना किसी बच्चे को। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, हाँ सिखाता है भैया, ठीक है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर, नहीं भैया, वर्गीकृत नहीं करना, हम किसी को बांटना नहीं है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, हाँ बिल्कुल, उनका जो भाषाई ज्ञान है उसको महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सूटेबल है। और क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन 1, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन 2, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन 3, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन 4, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित वातावरण और उन्हें प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ना तो अतिरिक्त समय दिए, ना ही उनसे नाता रखें, यानी कि सभी बच्चे हमारे होते हैं भैया, प्रत्येक बच्चा अपना है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने नहीं भैया, जिम्मेदारी नहीं देनी है कि तुम और बच्चों को पढ़ाओ। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन 1,
एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन 2, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 3, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो अति संवेदनशील की बात करें, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। उपयुक्त तरीका नहीं है भैया। तो भाई एक कार्य को छोटे खंडों में तोड़ना बिल्कुल ठीक है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, हाँ बिल्कुल ठीक है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्हें फटकार लगाना ऐसा नहीं है भैया कि बेचैन हो गए तो फटकार लगा दिया, नहीं भैया। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए विकलांग, ऑप्शन 2 डिसलेक्सिक, ऑप्शन 3 सृजनात्मक, ऑप्शन 4 प्रत्यास्थी। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, बच्चे अलग अलग पैटर्न के बारे में पहचान और सोच रहे हैं, तो बच्चे विकलांग होंगे नहीं भैया, डिसलेक्सिक होंगे नहीं, न प्रत्याशी। बच्चे कैसे होंगे, सृजनात्मक होंगे, अपसारी चिंतक होंगे। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो कौन सा है जो समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन 1, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन 2, कुछ हल करते समय गलतियों को करने प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन 3, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चा किसका वर्णन नहीं करता है, तो समस्याओं को हल करना बिल्कुल ठीक है, चर्चा पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने हेतु ईमानदार रहना बिल्कुल ठीक है, सोच विचार करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिसरण यानी कि अभिसारी प्रश्नों के उत्तर पूछना भैया, तो ये जो समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। यदि होता अपसारी प्रश्न तो होता भैया तरीका, इसलिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो निम्न में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन 1 स्मृति, ऑप्शन 2 डर, ऑप्शन 3 ध्यान, ऑप्शन 4 उत्तेजना। तो निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो संवेग की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 इसकी, तो क्वेश्चन नंबर संवेग क्या है। तो ध्यान स्मृति है, डर है, उत्तेजना है, इनमें से तो डर जो है वो डर क्या है भैया, एक संवेग है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ना तो स्मृति, ना ध्यान, ना उत्तेजना, ये संवेग नहीं है। डर क्या एक संवेग है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन 1, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन 2, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 3, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन 4, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो बताएं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बच्चे का जवाब है कि दूध और बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित उसको प्रक्रिया पता है, इसलिए अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सीमित अनावरण नहीं होगा भैया, गाय कभी नहीं देखी ऐसा कुछ नहीं है, गाय ने देखी हो भैया। बच्चे का परिवार नहीं भैया, प्रदान नहीं, वातावरण प्रदान नहीं करता है, तो कैसे बच्चे को अंदर अनुभव प्रदान हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, ये ठीक। ऑप्शन 2, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन 4 हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो कौन है जो बच्चे की समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन 1, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन 2, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि
कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताल शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। ऑप्शन 3, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम करेक्ट आंसर की बात करें, वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताल शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए सकें। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो निम्न में से कौन सा है जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ऑप्शन 2, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन 3, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन 4, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक अच्छा वर्णन करता है पाठ्य पुस्तकों की भूमिकाओं के बारे में, तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ को प्राप्त की है। ऑप्शन 1 मानवतावाद, ऑप्शन 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 रचनावाद, ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो एनसीएफ जो बताता है भैया अपनी समझ के बारे में, वो रचनावाद बताता है कि बच्चा क्या होता है, अपसारी चिंतक होता है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? यदि ऑप्शन 1, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। ऑप्शन 2, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन 3, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। ऑप्शन 4, शिक्षक ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यानी कि शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बच्चे प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि बच्चों को प्रेरित तब समझा जाएगा कि बच्चे शिक्षक से अपना यानी कि अपनी जो कमियां हैं उनको स्पष्ट करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछें कि सर इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, तभी तो बच्चा प्रेरित समझा जाएगा। यानी कि नियमित आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नियमित आ रहा है तो बच्चा प्रेरित है, अनुशासन बना रहा है तो प्रेरित है, वर्दी पहन कर आया तो प्रेरित है। नहीं भैया, प्रेरित तभी होगा जब बच्चा प्रश्न पूछेगा। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो निम्न में से कौन सा है जो बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन 2, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 3, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन 4, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो सबसे सही तरीका जो है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मदद करनी चाहिए, ना ही उसके लिए व्याख्या तो होगा नहीं प्राइमरी स्तर पर भैया। नियमित मूल्यांकन, इसका भी कोई नहीं है कि नियमित मूल्यांकन करें तो ये बच्चे के लिए क्या हो, उपयुक्त तरीका हो। विभिन्न प्रकार की यानी कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, हाँ होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए और एक दूसरे से बातचीत करें। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि अनुशासन अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन 1, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन 2, चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन 3, शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन 4, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बच्चों को रटकर नहीं भैया, निर्देश देना नहीं भैया, निर्देश नहीं शिक्षकों को। चुप्पी, ऐसा नहीं कि चुप्पी साधे रहें, बच्चों को अपनी यानी कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि कब?
ऑप्शन 1 छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन 2 छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो। ऑप्शन सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। तो शिक्षण कब अधिक प्रभावी होगा? तो हम बात करें इस क्वेश्चन की, जब छात्र स्वयं कार्य करेगा तो अधिक प्रभावी होगा। तो छात्र स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए स्वयं करने के लिए, उसके लिए। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि कब होगा भैया? ऑप्शन 1 कक्षा कक्ष में प्रत्येक अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। ऑप्शन बी कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन सी दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। ऑप्शन डी छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो शिक्षण प्रभावी कब होगा? तो शिक्षण प्रभावी होगा भाई कब? जब छात्र केंद्रित हो, बच्चा स्वयं करे, उस चीज के लिए क्या करे? स्वयं करे, यानी कि छात्र केंद्रित अनुदेशन हो और अंतःक्रियात्मक जो अंतःक्रिया करें बच्चे, उन विधियों को उपयोग किया जाए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक कैसा है? इनके एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक है क्या? ऑप्शन 1 ए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन बी छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाँ, जिज्ञासा को भी करता है भैया, पारस्परिक संवाद को भी प्रोत्साहित करता है, वास्तविक परिस्थितियों में भी उनको सम्मिलित भी करता है, उपयुक्त यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन बी प्रभावशीलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता की बात करें तो यानी कि मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है, प्रभावशीलता भी होती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए अधिगम में क्रियाशीलता, ऑप्शन बी छात्रों में सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो छात्रों में पठन पाठन के लिए जो विशेषताएं होती हैं, अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, नवीन अनुभव भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? यानी कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, ये किसका कथन है भैया? स्किनर साहब का ये कथन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हम बात करें 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें ऑप्शन ए एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, ऑप्शन बी एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऑप्शन सी कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। तो बता बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या होता है? तो इसकी हम बात करें, एक अध्यापक को एक ही समय में अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, जिसे कहते हैं बहुग्रेड अध्यापन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान का संप्रेषण करना, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासन में रखना, ऑप्शन सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या है? तो शिक्षकों की भूमिका की बात करें तो ये जो है शिक्षकों की भूमिका ज्ञान का संप्रेषण करना, हाँ बिल्कुल ठीक है। छात्रों को अनुशासन में रखना, बिल्कुल ठीक है।
छात्र केंद्रित क्रिया आधारित, हाँ बिल्कुल ठीक है। छात्रों पर आधारित, हाँ बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो पठन पाठन में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। ऑप्शन बी, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पठन पाठन में शिक्षक को जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए पठन पाठन में? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की यानी कि मापन के सवाय वस्तुनिष्ठ विधि है। यानी कि मापन की सवाय वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन सी, प्रश्नावली विधि। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी प्रश्नावली विधि। ऑप्शन बी, साक्षात्कार विधि। ऑप्शन डी, समाज मिति विधि। हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, ए सी बी डी है, क्योंकि सीक्वेंस में ना हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्तित्व मापन की अगर बात करें, व्यक्तित्व मापन की, तो व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी विधि हो जाएगी भैया? प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में करता है बच्चा? ऑप्शन ए, शिशुअवस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। ऑप्शन डी, भ्रूणावस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें, शिशुअवस्था में बच्चा ऐसी करता है। इनके छोटे छोटे जो छोटी साइकिल आती है 3 पहिए की, बच्चा उसको चलाना सीखता है, जिसे गड़ूरना कहते हैं गाँव की भाषा में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो कौन सी घटना है जिसमें बच्चा आकर्षित होता है? तो हम बात करें, ए प्रकाश। ऑप्शन बी माँ। ऑप्शन सी ध्वनि। ऑप्शन डी भोजन। तो बच्चा जो आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है वो प्रकाश की ओर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए, रुचियां। ऑप्शन बी, आवश्यकताएं। ऑप्शन सी, असुरक्षा। ऑप्शन डी, अभिवृत्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की बात करें तो असुरक्षा जो है वो जिसका प्रभाव सामाजिक पर नहीं पड़ता, असुरक्षा का, रुचियों का, आवश्यकताओं का, आयुवृत्ति का भी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ऑप्शन ए, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन सी, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन डी, स्व केंद्रित अवस्था। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? तो किशोर अवस्था की अगर बात करें वो कौन सी अवस्था हो जाएगी भाई? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका भैया? हरलॉक। ऑप्शन बी, जेम्स ड्रेबर। ऑप्शन सी, मैकडूगल। ऑप्शन डी, मुनरो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ये जो कथन है भैया, नवीन विशेषताओं की बात करें, योग्यताओं की बात हो जाए तो भैया कौन आ जाएंगे? हरलोक महोदय जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, जॉन एंड सिम्पसन। ऑप्शन बी, गैसल। ऑप्शन सी, स्टेनली हॉल। ऑप्शन डी, गीड फ्रे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है वो स्टेनली हॉल का है भैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी किशोर अवस्था एक नया जन्म है। आए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था एक आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन ए, हैडो रिपोर्ट। ऑप्शन बी, जीन पियाजे। ऑप्शन सी, फेडरिक ट्रेसी। ऑप्शन डी, ई.एल. पील। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस कौन महोदय साहब हो जाएंगे? जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था कही है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन की बात हो जाए तो भैया कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे साहब हो जाएंगे।
आए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल का चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये शेष अवस्था हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूल संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, जब चिंतन प्रारंभ करा तार्किक रूप से सोचने की बात आए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें भैया, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो क्या चीज है जो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी लेखन, ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की हम बात करें, जो निर्माण संबंधी क्रिया है भैया, वो सृजनात्मकता में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भैया। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह कौन सी अवस्था के अंदर है? ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी युवा अवस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, वो बच्चा जो है वो किशोर अवस्था के अंदर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूल संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर पियाजे साहब की किस अवस्था के अंदर विकसित हो जाता है? तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि छोटे से बड़े की ओर। निरंतरता, निरंतरता का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चा एक सीख रहा है एक नहीं सीखना चाहता है। अंतर संबंध जब होता है ये दोनों सीख पाते, कोरिलेशन कर लेते, तो ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, बच्चे को क्या दिया जाए? तो बच्चे को भावात्मक क्षेत्र की क्या है? आवश्यकता है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए पद्धति असफल है, ऑप्शन बी शिक्षक असफल है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक असफल है, ऑप्शन डी ये व्यक्तिगत असफलता है। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें, जब बच्चा एक असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या समझा जाता है? तो ये व्यक्तिगत असफलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना पद्धति असफल है, न शिक्षक, न पाठ्य पुस्तक है, यानी व्यक्तिगत ये असफलता है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान और ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो हो जाएंगे भैया किसके अंदर है? ये विचारात्मक प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि मानसिक की बात आ जाए, शारीरिक क्रिया की बात है, प्रतीक और संकेतों की बात आए तो कौन? विचारात्मक प्रक्रिया। आए नेक्स्ट अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव है, ऑप्शन बी हावथॉर्न का प्रभाव है, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम है, ऑप्शन डी प्रतिलोम परिवेश का नियम है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें,
तो बच्चे का जो सकारात्मक गुण है वो उस पर बच्चे पर परिवेश का प्रभाव है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सबसे अधिक जो योगदान करती है भैया परिवार हो जाएगा। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बालक में तर्क की क्षमता विकसित करनी है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन डी पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो जब बच्चा भैया क्या करे, क्षमता विकसित करनी है तर्क की, तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि? तो बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि ऑप्शन ए उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऑप्शन बी प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, ऑप्शन सी प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव है, ऑप्शन डी आयु व स्वास्थ्य में असमानता है। तो बताएं इस क्वेश्चन की, हम इस क्वेश्चन की बात करें, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है कब? उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होंगी, उनमें जो योग्यताएं वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी, तभी तो बच्चे के अंदर संज्ञान विकास की भिन्नता अलग होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, ऑप्शन बी दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, ऑप्शन सी सामाजिक समूह बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि सामाजिक विकास की से अभिप्राय है दूसरों के साथ संबंध बनाना, अच्छे संबंध। आए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजों का मापन उनके विकास के विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ऑप्शन ए जीवन लेखन विधि, ऑप्शन बी समकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन डी समाज मिति विधि। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक समस्या सीखना, ऑप्शन बी अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, ऑप्शन सी समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो बताएं पियाजे के अनुसार 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? तो पियाजे की बात करें 8 वर्ष का बालक क्या है? अमूर्त नियम तो अमूर्त अवस्था हो जाएगी, परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, भैया अमूर्त अवस्था के अंदर सोचता है बच्चा, परिकल्पना बनाता है। उच्च स्तरीय समस्या का हल भाई अमूर्त में ही कर पाएगा बच्चा। तो संरक्षण समस्या सीखता है बच्चा, क्योंकि ये 8 वर्ष की बात हो रही है, तो 0 से 2 वर्ष इनकी कौन सी इंद्रिय अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 8 कौन सी भैया? मूर्त अवस्था के अंदर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है? ऑप्शन ए स्वाधिगम मॉडल, ऑप्शन बी विभेदित निर्देशन, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या का विस्तार, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो बताएं अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाधिगम, यानी कि स्वयं का मॉडल, स्वयं से सीखने का मॉडल। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। आए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, यानी कि दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो बताएं तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें भैया चुप नहीं करना है, बच्चे को फटकार लगा दी, चुप बैठ जा, मत पूछ प्रश्न भैया। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान ध्यान बता देना चाहिए, नहीं भैया ऐसा भी नहीं करना है। शिक्षक को मैं नहीं जानता ऐसे भी नहीं कहना है भैया,
शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको नहीं आता उस समय, तो आप उस उत्तर के लिए बाद में समझकर ठीक ढंग से बताएं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन डी, आप उसी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे को क्या करना है, आप उससे अंग्रेजी में बात करेंगे तो बच्चा भैया बच्चे को तभी आती नहीं है अंग्रेजी, तो आप क्या करेंगे, आप उसे मातृभाषा की जो उसकी मातृभाषा है उसकी सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है। ऑप्शन ए, वार्तालाप कौशल। ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन सी, परियोजना कार्य। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है। तो जो उपागम है भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न का उपागम नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि रचनात्मक निर्धारित करनी है तो बहुविकल्प जो प्रश्न होती है भैया उनमें रचनात्मकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें सीमित उत्तर होते हैं, सीमित एक ही कॉन्सेप्ट होता है उसका बस केवल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना। ऑप्शन बी, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। ऑप्शन सी, अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन डी, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो नैदानिक परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, नैदानिक परीक्षा का वो है भैया, यानी कि अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि बच्चे की कमजोरियों का पता लगाना और उनको ठीक करना, वो कहलाता है भैया उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर पूछ रहा है नैदानिक परीक्षा। आए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तित्व की प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है वो उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर होती है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बताएं, हम इस क्वेश्चन की बात करें वो हो जाएगा भाई, अभिव्यक्ति की बच्चों को क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है क्या। ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी, अनुबंधन। ऑप्शन सी, प्रायोगिक अधिगम। ऑप्शन डी, आकस्मिक अधिगम। तो बताएं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है भैया, जो दूसरों को देखकर कर रहा है, परिवार के दूसरों के परिवार को देखकर कर रहा है, तो ये कहता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। ऑप्शन ए, गुण सिद्धांत। ऑप्शन बी, प्रकार सिद्धांत। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो मनोविश्लेषणात्मक चेतन स्तर की बात आए, चेतन के 3 स्तर, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड बोले तो कौन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खालिस्तान देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में लेबल करना। ऑप्शन बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसको पृष्ठपोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादक जीवन यानी कि प्रोडक्ट जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाए हैं उसका पृष्ठि यानी कि उसकी क्या करना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को किसके रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए हाँ विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसकी बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विधियात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जब बच्चा गेंदबाजी कौशल तो विकसित हो गए बच्चे के अंदर, बल्लेबाजी नहीं हुई, तो ये क्या शून्य प्रशिक्षण अंतर कहलाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भाषा अर्जन की हम बात करें, अगला देखें भैया, भाषा अर्जन की हम बात करें चौमस्की साहब हो जाएंगे। भाषा अर्जन, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता चौमस्की साहब हो जाएंगे। और